Hello guys, welcome to my channel. This is CTET paper session 2012 November paper second CDP. This is question first. Child centered education was advocated by which of the following thinkers? यानी कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो है आपका, इसका समर्थन किस थिंकर ने किया है? V.F. स्किनर, जॉन ड्यू, एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन. सो आंसर इज ऑप्शन सेकंड, जॉन ड्यूई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल टीचिंग ए सिंगल पेरेंट चाइल्ड ए टीचर शुड. एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड को टीच करते हुए एक टीचर को क्या करना चाहिए? ट्रीट सच ए चाइल्ड डिफरेंटली, उसको अलग से ट्रीट करना चाहिए. असाइन लेसर होम असाइनमेंट टू सच ए चाइल्ड, उस बच्चे को जो कम होम असाइनमेंट देना चाहिए. प्रोवाइड स्टेबल एंड कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट, उस बच्चे को स्टेबल और कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए. या फिर ओवरलुक दिस फैक्ट एंड ट्रीट सच ए चाइल्ड एट पार विद अदर चिल्ड्रन, यानी कि इस फैक्ट को अनदेखा कर देना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ जो अन्य बच्चे हैं उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए. सो आंसर होगा ऑप्शन 4. एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, दूसरों से अलग नहीं समझना चाहिए, उसको बाकी के बच्चों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए ताकि उसको जो है कुछ डिफरेंटली फील ना हो. सो आंसर होगा ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेलरेशन विद रेफरेंस टू गिफ्टेड चिल्ड्रन मीन्स. प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ से आपका क्या मतलब है? एक्सेलरेटिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ स्कोलिस्टिक एक्टिविटी. यहाँ पे ये आपको दी गई स्कोलिस्टिक एक्टिविटी. स्कोलिस्टिक एक्टिविटी जो होती हैं वो सब्जेक्ट से सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्टिविटी होती हैं. जैसे इसमें आपका आ जाएगा सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस. और जो को स्कोलिस्टिक एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अंदर आपके आर्ट, म्यूज़िक, लाइफ साइंस, लाइफ स्किल्स, राइट, प्लेग्राउंड की एक्टिविटीज़. अब देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट, एक्सेलरेटिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ स्कोलिस्टिक एक्टिविटी, यानी कि स्कोलिस्टिक एक्टिविटियों के संपादन में जो संवर्धन करना, यानी कि उनको इंक्रीज़ कर देना. स्पीडिंग अप द ट्रांजैक्शन ऑफ को स्कोलिस्टिक एक्टिविटी, जो को स्कोलिस्टिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी गति को बढ़ाना. प्रमोटिंग सच स्टूडेंट टू नेक्स्ट हायर ग्रेड बाय स्किपिंग द प्रेजेंट ग्रेड, ऐसे विद्यार्थियों को जो वर्तमान सतर या फिर ग्रेड है उसको छोड़कर अगले जो ग्रेड है उसके अंदर प्रमोट कर देना चाहिए. एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, आंकलन की प्रक्रिया को जो है वो एक्सेलरेट करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए. सो इसमें जो आंसर होगा आपका, जो आपका गिफ्टेड चिल्ड्रन है उसके साथ क्या करना चाहिए? उसको प्रमोट कर देना चाहिए प्रेजेंट ग्रेड से नेक्स्ट हायर ग्रेड में. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट. सबसे अप्रोप्रिएट जो एक्टिविटी है गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए वो कौन सी है? सोल्व एक्सरसाइज गिवन एट द एंड ऑफ 5 चैप्टर एट 1 गो, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करने के लिए दे दिए जाएं. टीच देयर क्लास ऑन टीचर्स डे, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उसको बोला जाए कि आप टीच कीजिए क्लास को टीचर्स डे के ऊपर. राइट ए रिपोर्ट ऑन स्कूल मैच रिसेंटली हेल्ड, जो हाल ही में स्कूल मैच हुआ है उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखने को उसको दी जाए. राइट एन ओरिजिनल प्ले ऑन गिवन कंसेप्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट पर जो है उसको एक प्ले लिखने के लिए दिया जाए ताकि वहाँ पे बच्चा नए नए इफेक्टिव तरीके ढूंढ के अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर सके. सो आंसर होगा ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ ए चाइल्ड पोजेसिंग बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस. शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की जो अंतिम अवस्था होती है, जो एंड स्टेज है, वो कौन सी है? ओरेटर, पॉलिटिकल लीडर, सर्जन या फिर पोइट. सो यहाँ पे बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस से जो रिलेट करता है आपका वो है सर्जन. ये जो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है ना, ये आपकी किसी भी फील्ड में हो सकती है. बॉडीली काइनेस्थेटिक जो इंटेलिजेंस है इसके अंदर बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जिसमें आप अपनी इंटेलिजेंस और अपने टैलेंट को जो है शो कर सकते हो. सो जो सर्जन होगा यहाँ पे वो अप्रोप्रिएट आंसर होगा. सो आंसर इज सर्जन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स, प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं, आर जनरली फिजिकली वीक एंड नॉट गुड एट सोशल इंटरेक्शन, शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सोशल इंटरेक्शन करने में अच्छे नहीं होते. जनरली डू नॉट लाइक देयर टीचर, गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं वो जनरली अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते. गिफ्टेड स्टूडेंट रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं. परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन एनी फील्ड इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन बींग, ऐसे बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं किसी भी क्षेत्र में. सो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉलेज ऑफ डैश विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर ए टीचर डीलिंग विद ए क्लास कंप्राइजिंग स्टूडेंट ऑफ मिक्स्ड एज ग्रुप. मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक क्लास है उसके अंदर डिफरेंट एज के बच्चे हैं और वो जो उनका बिहेवियर है वो अलग अलग है. तो
जो टीचर है उसको किस चीज़ का ज्ञान जो है वो होना चाहिए, कल्चरल बैकग्राउंड का, डेवलपमेंट स्टेजेस का, ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स, या फिर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। सो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए डेवलपमेंट स्टेजेस का। डेवलपमेंट स्टेजेस का यहाँ पे जो है एक टीचर को जो है अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर डिफरेंट स्टेजेस के बारे में अगर टीचर को पता होगा कि इस एज में बच्चा किस तरीके से बिहेव करता है, दूसरी एज में मतलब कैसे बिहेव करता है, तो वो अच्छे से फिजिकल या मेंटल डेवलपमेंट या और भी जो आपके डेवलपमेंट के जो पार्ट्स होते हैं उनको रिकग्नाइज कर सकता है और उनके अकॉर्डिंग बच्चों को जो अंडरस्टैंड कर सकता है। सो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासरूम आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTE एक्ट 2009 आर, शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है, इसमें कक्षा के बाद एज वाइज मोर होमोजीनियस, ये आयु के अनुसार अधिक समझातीय है। एज वाइज मोर हेट्रोजीनियस, यानी कि ये आयु के अनुसार अधिक विषमजातीय है। अनअफेक्टेड है, एज RTE डज नॉट अफेक्ट द एवरेज एज ऑफ क्लास इन स्कूल। जो RTE है आपका, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है, वो क्लास में जो बच्चों की औसत आयु है, जो एवरेज एज है, उसको प्रभावित नहीं करता है। जेंडर वाइज मोर होमोजीनियस, यानी जेंडर के अनुसार अधिक समझातीय है। पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, जो पार्लियामेंट ने 4 अगस्त 2009 को जो है ये इनेक्ट किया था, इसको लागू किया था। इसके अंदर जो है कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बताया था कि 6 से 14 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे होते हैं ना, उनको जो है फ्री शिक्षा दी जाएगी, फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। और ये आपके आर्टिकल, और ये जो है आपके आर्टिकल 21A के अंडर आता है। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTE एक्ट 2009, क्लासरूम जो थे वो आर एज वाइज मोर होमोजीनियस हो गए। सो आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन है, सिस्टेमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट मे बी रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। सिस्टेमेटिक प्रेजेंटेशन जो है कंसेप्ट के, वो जो ये आपका डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, इसके जो प्रिंसिपल है वो उनके किस प्रिंसिपल से रिलेट करती है, ये आपको बताना है। स्टूडेंट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, बच्चे जो हैं अलग अलग रेट्स पे जो है डेवलप होते हैं, उनका विकास होता है। डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली, जो विकास है आपका वो क्रमिक होता है। डेवलपमेंट लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट से जो है वृद्धि होती है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेट्रोनोमी टू ऑटोनोमी, विकास जो है वो विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली, यानी यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि जो आपका डेवलपमेंट है, विकास जो है वो क्रमिक गति से होता है, सीक्वेंस में होता है। विद लेटर, इसके बाद जो होगा आपकी एबिलिटीज आएंगी, फिर स्किल्स आएंगे और फिर नॉलेज बिल्ड होगी। सो आंसर इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैफोल्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरी रेफर टू, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में जो स्कैफोल्डिंग है वो क्या बताता है। साइम्युलेशन टीचिंग, रिकैपिटुलेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग, यानी कि पुनरावृत्ति करना प्रीवियस लर्निंग की। टेम्पररी सपोर्ट इन लर्निंग बाय अडल्ट्स को सीखने में टेम्पररी सपोर्ट देना। एक्सरटेनिंग द कॉजेज ऑफ मिस्टेक डन बाय स्टूडेंट, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। सो स्कैफोल्डिंग आपका क्या करता है, फोल्डिंग जो है टेम्पररी सपोर्ट देता है अडल्ट्स को लर्निंग के अंदर। सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। स्कैफोल्डिंग जो होती है एक लर्निंग प्रोसेस होती है, वो प्रमोट करती है स्टूडेंट्स को डीपर लेवल पर लर्न करने के लिए। दिस इज क्वेश्चन 11। द सेंटेंस मैडम ड्राइव्स ए बाईसाइकिल इज, ये जो सेंटेंस दिया गया है मैडम ड्राइव्स ए बाईसाइकिल, ये करेक्ट सिंटैक्टिकली है बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट। करेक्ट सिमेंटिकली बट सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट। सिमेंटिकली एज वेल एज सिंटैक्टिकली करेक्ट, सिमेंटिकली एज वेल एज सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट। सिंटैक्टिकली का मतलब होता है, सबसे पहले ये सेंटेंस देख लेते हैं आपका, मैडम ड्राइव्स ए बाईसाइकिल, तो यहाँ पे आना चाहिए था मैडम राइड्स ऑन ए बाईसाइकिल। सो ये जो होगा ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। सो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू मी। सिंटैक्टिकली का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, सिंटैक्टिकली का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ग्रामेटिकली रूल्स। सो वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। और जो सिमेंटिकली होता है, यानी कि जो वर्ड्स या फ्रेजेस जो यूज़ किए गए हैं वो रोंग यूज़ किए गए हैं, तो जो यहाँ पे जो ड्राइव्स यूज़ किया गया है यहाँ पे राइड्स आना चाहिए था। सो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर IQ टेंड्स टू देयर सेल्फ एस्टीम एंड देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि IQ के बेस पर अलग अलग बच्चों को जो हम क्लासीफाई करते हैं, सो इससे जो है उनकी सेल्फ एस्टीम और जो उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या वो इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है,
डिक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ या फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो आंसर होगा जो सेल्फ एस्टीम होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है और जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल IQ, कल्चर फ्री IQ, नॉन ग्रुप IQ या फिर पर्सनैलिटी। ये यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि नॉन वर्बल ग्रुप IQ। वर्बल ग्रुप IQ टेस्ट जो है ये प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है जो बेस्ड है स्टैंडर्ड और एडवांस्ड मैट्रिसेस टेस्ट पे। सो अकॉर्डिंग टू दिस जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द न्यूज़ ऑफ ए वुमेन सेलिंग हर चाइल्ड टू ऑब्टेन फूड मे बी अंडरस्टूड बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ। एक वुमेन जो थी, एक महिला जो थी, उन्होंने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, तो इस खबर को किस आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है? साइको एनालिटिकल थ्योरी है ये, थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स से रिलेट करती है, साइकोलॉजिकल थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्टीजेंसी से रिलेट करती है। सो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स से रिलेट करती है आपकी ये। मैस्लो ने जो है थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स दी थी और इसमें उन्होंने डिफरेंट लेवल के बारे में बताया है कि इंसान जो है सर्वाइवल के लिए और पैसे को पाने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या कर सकता है। सो जो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है अकॉर्डिंग टू दिस जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The word comprehensive in the schemes of continuous and comprehensive evaluation is supported by following except। जो CCE के अंदर जो comprehensive education है, इसके अंदर जो comprehensive word आता है ये सपोर्ट करता है। आपको ये बताना कि ये किसको सपोर्ट नहीं करता? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को, थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को, JP गिलफर्ड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट को, LL थर्स्टन थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी को। सो ये जिसको जो है सपोर्ट नहीं करता वो है ऑप्शन सेकंड, थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है ये आपका राइट टू एजुकेशन के एक्ट के तहत जो है वो मैंडेट किया गया था और ये एक स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन है जिसमें जो है स्टूडेंट के सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है, मतलब कि स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, इसके अंदर सारी बातें आती हैं आपकी CCE के अंदर। यहाँ पे जो कंटिन्यूअस टर्म्स है उसका मतलब होता है कि स्टूडेंट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए, इवेलुएट किया जाए। और जो सेकंड टर्म आती है कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब जो है यहाँ पे वो है कि स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट जो होते हैं ना स्टूडेंट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के, उन पर फोकस किया जाता है। सो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग या ऑफ लर्निंग, के लिए लर्निंग या फिर का आंकलन, सीखने का आंकलन या सीखने के लिए आंकलन आएगा, ये आपको बताना है। ये इन्फ्लुएंस करता है, ये प्रभाव डालता है लर्निंग पर बाय रेनफोर्सिंग द बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो आएगा आपका, यहाँ पे जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में बताया गया है और जो असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन के बीच में जो है डिफरेंस नहीं है बल्कि इनमें जो है कनेक्शन होता है, तो यहाँ पे कनेक्शन के बारे में बताया गया है। सो आंसर यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइंस प्रैक्टिकल्स बॉयज जनरली टेक कंट्रोल ऑफ अप्रेटिस एंड आस्क गर्ल टू रिकॉर्ड डाटा और वॉश यूटेंसिल्स, दिस टेंडेंसी रिफ्लेक्ट दैट। साइंस के प्रैक्टिकल में बच्चों को तो बोला जाता है कि आप जो है अप्रेटिस को कंट्रोल कीजिए और लड़कियों को बोला जाता है कि आप जो है डाटा को रिकॉर्ड करो या फिर बर्तन धोने का काम उनको दे दिया जाता है। तो ये टेंडेंसी क्या शो करती है? गर्ल्स बीइंग डेलिकेट प्रेफर सच एज लेस एनर्जी कंज्यूमिंग टास्क, लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसा काम करना पसंद करती है जिसमें एनर्जी कंज्यूम कम होती है। गर्ल्स आर एक्सीलेंट ऑब्जर्वर, लड़कियां जो होती है एक्सीलेंट ऑब्जर्वर होती है और रिकॉर्ड करती है डाटा को। नेक्स्ट है, स्टीरियोटाइपिंग ऑफ मस्क्यूलाइन एंड फेमिनिन रोल टेक प्लेस इन स्कूल्स आर, पुरुष और स्त्री की जो भूमिकाएं होती है वो विद्यालय के अंदर स्टीरियोटाइप यहाँ पे जो है रोल्स दिखाया गया है। बॉयज़ कैन हैंडल इक्विपमेंट मोर एफिशिएंटली, लड़के जो है ज़्यादा एफिशिएंटली इक्विपमेंट को जो है हैंडल कर पाते हैं लड़कियों से, एंड एज दे आर नेचुरली एंडोर्ड फॉर डूइंग सच अ थिंग्स, क्योंकि वो इस प्रकार को कार्य करने के लिए प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। सो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। यहाँ पे जो शो हो रहा है वो स्टीरियोटाइप रोल्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो आंसर इज ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन होगा, हाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स डैश जेंडर इन द क्लासरूम इट डैश लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट और टीचर किस प्रकार से जेंडर को जो है इंटरप्रेट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं। ये सीखने के लिए वातावरण को जो है वातावरण पर जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता या इफेक्ट पड़ता है, पर टर्म्स उसको शुद्ध करता है या फिर विटिएट उसको कम प्रभावी बनाता है। सो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, यानी कि टीचर और स्टूडेंट जो है वो जेंडर को क्लासरूम में डिफाइन करते हैं और इससे जो है ये जो आपका सीखने के वातावरण जो है इससे कम प्रभावी बनता है। सो आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट
The word compulsory in the Right to Free and Compulsory Education 2009 means right to free और कंपल्सरी एजुकेशन, यहाँ पे कंपल्सरी वर्ड दिया गया, तो इस वर्ड का क्या मतलब है? पेरेंट आर कंपल्सरीली फोर्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल टू अवॉइड प्यूनिटेटिव एक्शन। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए जो पेरेंट्स होते हैं उन पर जोर डाला गया है। कंपल्सरी का मतलब, कंपल्सरी एजुकेशन का मतलब है विल बी इम्पार्टेड थ्रू कंटिन्यूअस टेस्टिंग, यानी कि सतत परीक्षण के माध्यम से जो है शिक्षा दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट विल एंश्योर एडमिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो उसका काम होगा सुनिश्चित करना एडमिशन, अटेंडेंस और कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल एंश्योर एडमिशन, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। उचित सरकारें जो हैं, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी वो दाखिला यानी कि आपका एडमिशन, अटेंडेंस और जो एलिमेंट्री एजुकेशन की जो कंप्लीशन है उसको सुनिश्चित करेगी। पे आंसर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन 4। जरूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सुनिश्चित करे, यहाँ पे कोई भी आपकी गवर्नमेंट होगी उसको जो है ये करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि एडमिशन, अटेंडेंस और कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के प्रति वो सजग रहे। राइट। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है आपका, इसके अंदर फ्री और कंपल्सरी वर्ड का मतलब तो आपको पता है कि एजुकेशन जो है फ्री है। कोई भी बच्चा जो है 6 से 14 साल तक का जो बच्चा होता है ना, वो गवर्नमेंट और जो लोकल अथॉरिटी जो होती है वो प्रोवाइड करती है, एंश्योर एडमिशन प्रोवाइड करती है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, और यही जो है इस एक्ट के अंडर आता है, आरटीई एक्ट के अंदर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस ये जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट इन्वॉल्व इन लेसन प्लानिंग, के अंदर कौन सा जो है प्रिंसिपल शामिल नहीं है? क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, नॉलेज ऑफ टीचिंग, रिजिडिटी ऑफ प्लानिंग, knowledge of people। सो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 3 rigidity of planning। दिस इज क्वेश्चन 21। व्हाट डज सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स मीन्स? यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन जो है उसका क्या मतलब है? सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय स्टूडेंट बॉडी, क्रिएटिंग रेगुलेशन फॉर स्टूडेंट बिहेवियर। सो यहाँ पे जो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है यानी सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल से है। सो आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी खुद को मोटिवेट करना, खुद को कंट्रोल करना स्टडी के लिए, यानी कि आपने गोल फिक्स कर लिया और आप जो है अपने गोल से भटकेंगे नहीं, तो आप क्या करें, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को डिसिप्लिन में ला रहे हैं। सो आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। लैब स्कूल्स एडवोकेट बाय जॉन ड्यू वर एग्जाम्पल ऑफ। लैब स्कूल्स जो जॉन ड्यू ने जो है इनका समर्थन किया था, तो ये किसका एग्जाम्पल है? फैक्ट्री स्कूल्स का, प्रोग्रेसिव स्कूल्स का, पब्लिक स्कूल्स का या फिर कॉमन स्कूल्स का? सो आंसर होगा ऑप्शन 2 प्रोग्रेसिव स्कूल का। सो आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई इज ए पावरफुल मीन्स। सीबीएसई ने जो है ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी के बारे में जो है जो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है, इसका क्या मतलब है? ऑफ फैसिलिटेटिंग सोशल पार्टिसिपेशन, ऑफ एलिविएटिंग द बर्डन ऑफ टीचर, यानी कि सोशल पार्टिसिपेशन सामाजिकरण को जो है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए, एलिवेटिंग द बर्डन टीचर शिक्षकों का भार कम करने के लिए, ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस कोज्ड ड्यू टू रूटीन टीचिंग, रोजमर्रा के शिक्षण में जो स्ट्रेस होता है उसको दूर करने के लिए, प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता की संकल्पना को का जो है प्रचार या फिर प्रसार करने के लिए। सो ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी जो सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब की है, इसका मतलब जो होता है वो होता है फैसिलिटेटिंग ऑफ सोशल पार्टिसिपेशन के लिए ये यूज़ की जाती है। सो आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर एन इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट, इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड बच्चे जो होते हैं वो रिवार्ड आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, उनके लिए रिवार्ड की ज़रूरत नहीं होती। एक्सटर्नल रिवार्ड आर नॉट इनफ टू कीप हर मोटिवेटेड, जो एक्सटर्नल अवार्ड हम उनको देते हैं वो उनको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी नहीं होते। द लेवल ऑफ मोटिवेशन इज लोअर दैन एन इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट, इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स के अंदर जो लेवल ऑफ मोटिवेशन है वो कम होता है, जबकि जो एक्सट्रेंसिकली जो मोटिवेटेड बच्चे होते हैं ना उनमें मोटिवेशन ज़्यादा होता है। इस पॉइंट पे ये बोला गया है। देयर इज़ नो नीड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, किसी भी जो है फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती उन्हें। सो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 1 कि उन्हें किसी रिवार्ड की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचीवमेंट मोटिवेशन इज, अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है? द टेंडेंसी टू परसिस्ट एट चैलेंजिंग टास्क, चुनौतीपूर्ण जो कार्य होते हैं उनको करने में डटे रहने की जो प्रवृत्ति होती है वो अचीवमेंट मोटिवेशन कहलाती है। टेंडेंसी टू अवॉइड फेलियर, फेलियर को अवॉइड करने की जो टेंडेंसी होती है वो अचीवमेंट मोटिवेशन कहलाती है। विलिंगनेस टू एक्सेप्ट सक्सेस एंड फेलियर इक्वली, सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करना अचीवमेंट मोटिवेशन है। टेंडेंसी टू एक्ट इम्पल्सिवली,
बिना सोचे समझे जो है जल्दबाजी में जो काम करते हैं वो अचीवमेंट मोटिवेशन है। सो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जो चुनौतीपूर्ण कार्य करने में जो डटे रहने की प्रवृत्ति होती है ना, उसको हम अचीवमेंट मोटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, आइडियल वेटिंग टाइम फॉर गेटिंग रिस्पॉन्स फॉर स्टूडेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू। वेटिंग टाइम जो होता है ताकि बच्चे जो हैं अपना आपका जो है रिस्पॉन्स कर सके, तो वो सही अनुपात में क्या होना चाहिए। टाइम अलॉटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक इन द करिकुलम, पाठ्य चर्चा में करिकुलम में जो स्पेसिफिक टॉपिक के लिए जो है अलग से टाइम अलॉट करना चाहिए। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो, टाइम टेकन बाय स्टूडेंट फॉर आंसरिंग क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस लेसन, पिछले पाठों से जो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा जो समय लिया गया है वो। रेलिवेंस ऑफ द क्वेश्चन इन रियल लाइफ, वास्तविक जीवन में जो रियल लाइफ से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, या फिर वो जो आइडियल वेटिंग टाइम है ताकि बच्चे जो है रिस्पॉन्स कर सके, उसको सही अनुपात में बांटना चाहिए। किसके लिए? डिफ़िकल्टी लेवल फॉर क्वेश्चंस के लिए। सो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को जो है अपना आंसर को आर्टिकुलेट करने के लिए, क्रिएटिव बनाने के लिए, मतलब अपने थॉट्स को जो है लिखने के लिए, राइट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। सो जो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ पे ये बहुत यहाँ पे जो होगा ये अप्रोप्रिएट होगा। सो आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, सपोज यू आर द चेयरपर्सन ऑफ ए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हाउ वुड यू प्लान टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द स्कूल अंडर योर जुरिडिक्शंस। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मान लीजिए कि आप जो है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरपर्सन है, तो आपको जो है इम्प्रूव करना है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये किसका एग्जाम्पल है? हायर ऑर्डर कन्वर्जेंट का, हायर ऑर्डर डाइवर्जेंट का, लोअर ऑर्डर कन्वर्जेंट, लोअर ऑर्डर डाइवर्जेंट। सो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, हायर ऑर्डर डाइवर्जेंट। दिस इज क्वेश्चन 28। ए स्टूडेंट से माई मदर रिंग प्रिंसिपल मैम लास्ट नाइट, एज अ टीचर योर रिस्पॉन्स शुड बी। एक बच्चा जो है वो कहता है कि मेरी जो मोम है उन्होंने प्रिंसिपल को लास्ट नाइट जो है रिंग पहनाई, अंगूठी पहनाई। सो एज ए टीचर योर रिस्पॉन्स शुड बी, तो एज ए टीचर आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? और रियली योर मदर रिंग अ प्रिंसिपल मैम लास्ट नाइट, डिड सी सीक एन अपॉइंटमेंट विद हर, डियर चाइल्ड यू आर नॉट यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब बच्चे को ये कहेंगे कि भाई आपने करेक्ट वर्ब का यूज़ नहीं किया, इट शुड नॉट बी रिंग्ड, इट शुड रादर बी रैंग। Why don't you listen carefully? As I told you earlier, it should be ranked, not ringed. So आप एज ए टीचर जो आपका रिस्पॉन्स होगा, आप उसको कहेंगे डियर चाइल्ड यू आर नॉट यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो यहाँ पे जो है वर्ब की फॉर्म जो है उसका करेक्ट यूज़ नहीं हुआ है। आंसर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी। एज ए टीचर आप बच्चे को जो है अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप जो अपनी मिस्टेक को ठीक करो और उसको रिपीट करो। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से क्या होगा, इससे आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी जो है इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस एज प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कॉलबर्ग। या प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए जो है लॉरेंस कॉलबर्ग ने जो है किन किन स्टेजेस को जो है बताया था, ये आपको बताना। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ओरिएंटेशन, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। नेक्स्ट देख लेते हैं, फीचर्स ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड, कौन सा जो है किसके अलावा जो है घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। इट इज़ एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, ये घटनाओं का सही वर्णन है। इट डिस्क्राइब पर्सनल डेवलपमेंट और सोशल इंटरेक्शन ऑफ ए चाइल्ड, ये बच्चे के व्यक्तिगत विकास और सामाजिक अंतक्रियाओं को वर्णित करता है। इट इज़ ए फैक्चुअल रिपोर्ट विद इनफ डिटेल, ये जो है फैक्चुअल रिपोर्ट देता है इनफ डिटेल के साथ। इट इज सब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ बिहेवियर एंड देयरफॉर डज नॉट प्रोवाइड फीडबैक ऑफ स्कोलेस्टिक एरिया, ये जो है स्कोलेस्टिक एरिया के बारे में जो है कोई भी फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। सो आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, कि जो ये आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होता है इसकी क्या विशेषता नहीं है, ये स्कोलेस्टिक एरिया के बारे में जो है हमें फीडबैक प्रोवाइड नहीं कराता। आंसर इज ऑप्शन 4। स्कोलेस्टिक एरिया होता है जो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बोलते हैं। ये स्कूल से रिलेटेड जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर ही आता है। सो आंसर इज ऑप्शन 4।